जो मेन टॉपिक है वो भी रह जाता है, जिस बंदे ने काम की बात पूछी सही है वो बात भी है। रह जाता है। ठीक है ना, चले लेट मी शेयर विद यू लेटर राइटिंग। ठीक। पहले लेटर राइटिंग करते हैं तो फिर हम ओके। अच्छा जी, पहले तो ये थोड़ा सा प्रीव्यू ऑफ ले लें लेटर राइटिंग का। क्विकली मैं बताता जाऊंगा, जिसको क्वेश्चन हो वो हैंड रेज करके पूछता जाए। देखें, हम यहाँ पढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट बिजनेस लेटर राइटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल लेटर राइटिंग। सोशल लेटर या जिसे इनफॉर्मल कहते हैं वो ओपन एंडेड होता है, मीन उसमें आपको कोई नॉर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं करनी। वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स वगैरह को लिख रहे होते हैं, किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लिख रहे होते, तो जैसे मर्जी आप लिखें, कोई उसमें इशू नहीं है, इसलिए उसे ओपन एंडेड कहा है। जबकि बिजनेस लेटर जो है वो फॉर्मल होता है, ऑफिशियल होता है, वो बड़ा स्पेसिफिक और एक्यूरेट होना चाहिए। ये आपको 7 चीज पढ़ा चुका हूँ, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है स्पेसिफिक क्या होता है। ठीक है, प्रिसाइज। ठीक है, ये इसका मतलब नहीं है कि कोई बिजनेस लेटर है वो स्पेसिफिक और एक्यूरेट होने की वजह से वो कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन है या बहुत ज़्यादा उसका लेवल बड़ा हो गया, लेकिन आपकी ऑफिशियल नॉर्म्स जो हैं या बिजनेस की नॉर्म्स हैं उनके लिए ये होना ज़रूरी है। बाकी हर एक लेटर का एक यूनिक पर्पस होता है, और आप अपनी ऑडियंस को कंसिडर करते हैं और उन दो सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए आप लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कंपनी के लिए, अपनी सिविल की लैब के लिए कुछ लैब आइटम्स मंगवाने हैं, तो एक आपको लैब आइटम्स को पर्पस क्या है, लैब आइटम्स मंगवाने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है जनाब कि आपने कंसिडर करना है कि किस किस्म की कंपनी को आप लेटर लिख रहे हैं। ये दो चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप वो लेटर लिखेंगे, जबकि आप जो सोशल लेटर है उसमें किसी किस्म की कंसिडरेशन करने की आपको जरूरत है। ठीक है, फिर लेटर में मुख्तलिफ चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो आपने कंसिडरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आपने ये जहन में रखना है कि आपकी ऑडियंस के पास कम टाइम है, ये जब सब आप 7 C's में पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़ ये जहन में रखनी है कि दे आर इंटरेस्टेड इन बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मीन आपका पर्पस क्या है। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि ओवरऑल ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट ऑफ द लेटर जो है ना वो उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है, अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ एसेंशियल पार्ट इसलिए कि जो सब्जेक्ट होगा वो पढ़ने के बाद आपका रीडर को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, वो फ़ौरन समझ जाएगा कि क्या पर्पज़ है इस लेटर का। अच्छा, फिर आपने राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज चूज करना है। मीन दो एक्सट्रीम लेवल है, एक लिंग्विस्टिक है, एक कन्वर्सेशनल है। अब आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाई है अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपको पता है अपवर्ड कम्युनिकेशन वाले से कैसे करनी है, डाउनवर्ड से कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टल से कैसे करनी है। इसी तरह जो मामलात हैं आपके ऑफिशियल, वो इस तरह के हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात आप ईमेल लिख रहे हैं तो वो आप जानबूझकर कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिख सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हो सकता है कि आपका कोई लीगल इशू है आपकी कंपनी का, उस बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक लफ्ज़ आपका उसमें बहुत ही लीगलिस्टिक किस्म का होना चाहिए, जिसपे बड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए, बहुत ही एक्सट्रीमली फॉर्मल होता है। तो आपने कौन सी सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक अपना राइट वे ऑफ लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, फिर आप पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आई वी और यू, लेकिन ये आपने आई वी और यू कहाँ यूज करना है। आई का जिक्र आप बिजनेस लेटर में वहाँ करेंगे जहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में बात करें, यू आपकी ऑडियंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है ओवरऑल। लेकिन एक मसला है कि आप जब एक लेटर लिख रहे होते हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बेहतर है आप आई ना यूज़ करें बल्कि वी यूज़ करें, जिसमें आप अपनी कंपनी पॉलिसी का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, तो ऐसा ना लगे आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। हाँ, अगर कहीं पे आपका कंपनी से हट के अपना कोई ओपिनियन है तो हाँ आप आई यूज़ करें, तो समझने वाला समझ जाएगा कि ये आपका ओपिनियन है। लेकिन ओवरऑल जो कंपनी की पॉलिसी है उसको शो करने के लिए जहाँ भी आप अपने नाम के साथ यूज़ करेंगे वो आप वी प्रोनाउन यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, ये इनको एडमिट करता रहना पड़ता।
फिर वही क्लैरिटी में जो आपने पढ़ा था, बेहतर है कि आप एक्टिव वॉइस में बात करें बजाय इसके पैसिव वॉइस के, क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्लैरिटी भी अचीव हो जाएगी और कंक्रीटनेस भी अचीव हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अचीविंग क्लैरिटी अपने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ोगे। फिर आपने कंसाइज रहना है, कंसाइज आप पढ़ चुके हैं, शार्ट और टू द पॉइंट, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे आपकी कंसाइजनेस आपकी कर्टिसी के आमने सामने आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आपने कर्टिसी को प्रेफर करना है कंसाइजनेस पे। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीटनेस कंसाइजनेस के आमने सामने आ जाती है, वहाँ पे कंप्लीटनेस को आपने प्रेफर करना है। अब ये देखें, मैंने एग्जांपल लिखी है, आफ्टर केयरफुली रिव्यूइंग दिस प्रपोजल वी हैव डिसाइडेड टू प्रायोरिटाइज अदर प्रोजेक्ट्स दिस क्वार्टर। एक आपने ये रिस्पांस दिया, एक बंदे ने आपको प्रोजेक्ट जमा करवाया उस चीज़ में। दूसरा इसका आपका रिस्पांस ये है, नोबडी लाइक योर प्रोजेक्ट आइडिया सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फंडिंग। अब ये जो दूसरा वाला है, ये अगर आप देखें तो एक दो लफ्ज कम है इससे, ये कंसाइज ज़्यादा है, ये वाला दूसरा नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, जो रेड है। लेकिन ये ग्रीन मैंने किया है इसको इसलिए कि ये ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए है कि ये कर्टस भी है, और आप किसी को ब्लंटली अगर इनकार कर देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट हमें नहीं पसंद आया, तो वो बहुत ही हार्श हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप कर्टियस अंदाज से करें कि जी अभी हमारे पास टाइम नहीं है या हम दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। इस तरह करके ये जो ग्रीन वाला है इसको आप प्रेफर करेंगे, और ये रेड वाले को नहीं करेंगे। यहाँ पे कंसाइज ये है, लेकिन आपने कर्टियस को प्रेफर किया है। और इसी तरह जब हम लेटर एंड कर रहे होते हैं तो एंड पे भी हम थैंकिंग इन एंटिसिपेशन वगैरह लिखते हैं, तो उसका मकसद यही है कि हम जो है कर्सी को वहाँ पे प्रेफर करें। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। जी जी बोले। सर ये फॉर एग्जांपल वाइवा होता है, सही है सर? तो वाइवा में आप किस तरह पूछेंगे इसके बारे में, लेटर के बारे में? हाईवे में देखिए ना, मैंने आपको ये कहा है, मैंने अब आपको क्या एक्सप्लेन किया है, अब देखें सर सुनिए। ये एक्सप्लेनेशन को पूछेंगे या लेटर के बारे में? वाईवे में तो इसीलिए आपको कहा है कि जो आपको तीनों सोर्सेज हैं दोनों वीडियोस को डिटेल में देखें, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब देखें वाईवे में फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, आप किसे प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे? अच्छा अच्छा। मैं वाईवे में ये भी पूछ सकता हूँ कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, उसमें कंसाइजनेस और कर्टसी आमने सामने आ गई है। मीन एक सेंटेंस आप लिखते हैं वो कंसाइज तो है लेकिन वो थोड़ा सा हार्श है, और एक सेंटेंस लिखते हैं वो थोड़ा सा कंसाइज से ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो जो है कर्टस है, तो किसको आप प्रेफर वाला है करेंगे? ना? समझ आ गई बात आपको? यस सर, यस सर। बेसिकली इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो इंग्लिश में लेक्चर है उसको भी आप वीडियो को जरूर देखें, और जो ये जिसने ये सेशन मिस किया वो भी जरूर देखें। कॉन्सेप्ट बेस होगा उसमें, मैं कॉन्सेप्ट से चीज़ें पूछूंगा जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलें। यस सर। अच्छा, दूसरा फिर आपको लेटर शुरू करने से पहले आप उसके पर्पस के बारे में सोचते हैं, रिक्वायरमेंट्स के हैं उस बारे में सोचते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं, और वही लिस्ट रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी आउटलाइन बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लिखना है अपने फी वेव ऑफ के लिए, तो आप अपने जहन में एक रिक्वायरमेंट बनाएंगे, आप कहेंगे यार अब ये लेटर मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल को फी वेव ऑफ के लिए, तो पहले तो मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि मैं पुअर खानदान से, दूसरी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बतानी पड़ेगी, तीसरा बताना पड़ेगा अफोर्डेबिलिटी नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और चौथे में मैं शुक्रिया करूँगा। तो आप इन 2-3 लाइंस को की बेस पे आप अपने जो ही आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को, आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके रिपोर्टेड क्वेश्चन को, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को वो कैसे एड्रेस हो सकती हैं, आप जब सोचेंगे तो आपके पास तो बहुत आउटलाइन ड्रॉ हो। ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। अब ये सब चीज़ें आपने सोच ली, आउटलाइन आपने अपने जहन में बना ली, तो लेटर के 7 एसेंशियल पार्ट्स हैं, इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा नॉन एसेंशियल होते हैं, जैसे आप इंप्लॉयर वगैरह में लगाते हैं एक्स्ट्रा अपनी कॉपीज लगा रहे हैं, कुछ और चीज़ लगा रहे हैं तो एट द एंड इंप्लॉयर में लिखते हैं, इन्फो होता है, अटेंशन लाइन होती है, ये तमाम नॉन एसेंशियल है, लेकिन हम डिस्कस करें एसेंशियल। एसेंशियल ये 7 है, ठीक है। उन एसेंशियल 7 में पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हेडिंग या आउटसाइड एड्रेस। अब आउटसाइड एड्रेस या हेडिंग आप बड़े अरसे से
लेटर लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका एड्रेस होता है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर ये आपका अपना एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, आप बचपन से लेटर लिखते आ रहे हैं, तो आप लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल, CTABC। ये आपके पास फॉर एग्जांपल पेज होता था, इस पेज पे इधर आप लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल CTABC, ये सारा एड्रेस लिखते थे, इधर डेट लिखते थे, इधर फिर दूसरा एड्रेस लिखते थे और वो शुरू कर देते थे। तो ये वाला जो एड्रेस है, जो आपका अपना एड्रेस है, इसको आप कहते हैं आउटसाइड एड्रेस। अच्छा, इस आउटसाइड एड्रेस को हेडिंग भी कहा जाता है। हेडिंग किस सिचुएशन में कहा जाता है? देखें, जब आप अपनी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से लेटर लिख रहे होते हैं, तो उस कंपनी के उस लेटर हेड के ऊपर इधर उस कंपनी का नाम और लोगो होता है इधर, और एड्रेस होता है, ठीक है। तो जब एक तो ये लोग टाइम पे नहीं आती हैं, आधा आधा घंटा लेट आ रहे हैं। जब यहाँ पे आपने अपना कंपनी का नाम और एड्रेस लिख दिया, तो दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली यहाँ जो आपका एड्रेस था वही एड्रेस यहाँ पे आ गया। तो जब आप हेडिंग के तौर पे उसे लिख रहे हैं, तो फिर आपको आउटसाइड एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, यही आउटसाइड एड्रेस के तौर पे कंसिडर हो जाएगा। तो इसको आप कहते हैं हेडिंग या आउटसाइड एड्रेस। ठीक हो गया, ये पहला हिस्सा है। दूसरा इसका है डेट। फिर उस आउटसाइड एड्रेस के नीचे डेट मेंशन होती है। डेट के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं May 1, 2020 या 1 May 2020। इस तरह नहीं लिखेंगे, ये इनफॉर्मल वे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इनसाइड एड्रेस, मीन जिस कंपनी को आप लेटर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसका डेजिग्नेशन आ गया, द मैनेजर प्रोडक्शन ABC इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद, जो मैंने आपको अभी बात बताई थी। एक एड्रेस आपका इधर आ गया जो आपका एड्रेस है, या यहाँ आ गया, यहाँ डेट आ गई, यहाँ पे अक्सर औकात आपका होता है वो आइडेंटिटी इंडेंटेड ब्लॉक में, यहाँ आपका दूसरा एड्रेस आ गया जिसको आप लिख रहे होते हैं टू द डायरेक्टर फला फला फला, उसका एड्रेस आ, ठीक है। ये तीसरा हिस्सा है। फिर सब्जेक्ट लाइन आ गई। सब्जेक्ट लाइन को मैंने आपको ये कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं बॉटम लाइन जो है ना, उसका पता होना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सब्जेक्ट लाइन है, ये वही बताती है जो बॉटम लाइन में होता है। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल कोट की है कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है, राइट अ लेटर टू ABS कंपनी टू गेट द प्राइस लिस्ट और कोटेशन ऑफ फ्यू रिक्वायर्ड आइटम्स। तो आपका सब्जेक्ट लाइन आपकी इस तरह की होगी, जो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन होगा, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट अंडरलाइन होगा। जो अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ये फ्रेज होना चाहिए। जैसे ये लिखें प्राइस लिस्ट ऑफ लैब आइटम्स या कोटेशन लेटर। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सर आपने ये सब्जेक्ट सर लेटर में किस जगह प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या ये लिखेंगे? जी सर आपने ये पिछले वाले बताया। ये इनसाइड एड्रेस के बाद मैं अभी आपको नीचे जो है ना, इसका एक सैंपल गिवन है, उसमें आपको सारी चीज़ वो भी बनाई हुई है, वो ठीक समझ है आ ठीक। जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसमें फिर बार बार कह रहा हूँ, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना होता, आपने एक फ्रेज लिखना होता है जिससे बात क्लियर हो जाए। ये मैंने लिखा भी इसलिए कि यहाँ पे अब आप देख लें, कुछ लोगों को बताया जाता है बचपन से कि जी आप लेटर की स्टेटमेंट से उठा लें, इस स्टेटमेंट में से आप उठा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि लेटर अबाउट प्राइस लिस्ट ऑफ लैब आइटम्स। आपने सिर्फ लिखना है प्राइस लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स। अब आपको पता है रिक्वायर्ड आइटम्स कौन से हैं, लैब आइटम्स हैं, तो आपने लिख दिया, या आपने कोटेशन लेटर लिख दिया। दूसरी एहतियात इसमें ये है कि ये जो अब आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें ये मैंने ब्लू किए हुए आपको नज़र आएगा, P, L, L और I और Q है। देखिए इसमें जो भी आपकी प्रपोजिशन है, ये जैसे ऑफ वाली है, इस प्रपोजिशन के अलावा जितने वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। इस तरह आप सब्जेक्ट, ठीक हो गया। आगे आप आ जाए, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन है। कुछ लोग कहते हैं सैल्यूटेशन सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाद में होनी चाहिए, दोनों ही ठीक है, कोई इशू नहीं है। सैल्यूटेशन मीन डियर सर, डियर मैडम। अगर आप मेल के लिए लिख रहे हैं तो सर, जाहिर है फीमेल के लिए लिख रहे हैं तो मैडम। और अगर आपको कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो आप इस तरह लिखेंगे सर ओब्लिक मैम, ठीक है। और फिर आपको अगर जेंडर नहीं पता लेकिन आपको उसका डेजिग्नेशन पता है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं डियर मैनेजर। अब इसमें एक एहतियात है, ये मॉडर्न डे राइटिंग जो है उसमें कहा जाता है कि जो रिसीवर ऑफ द लेटर है उसको और अपने दरमियान जो फासला है उसको कम करने के लिए आप डियर मेंशन करें। लेकिन आप अगर अपने मुल्क में लिख रहे हैं तो यहाँ पे बाज़ औक़ात जैसे कुछ लोग होते हैं वो बड़े सख्त ऑफिसर्स होते हैं, अच्छा नहीं समझते, वहाँ बेशक आप ऑनरेबल रिस्पेक्टेड लिखें, लेकिन मॉडर्न इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहती हैं कि आप डियर लिखें, ठीक हो गया। अब आप आ जाए बॉडी पे, फिर उसके बाद बॉडी हो जाती है। बॉडी में यूजुअली 3 पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ शार्ट शार्ट,
एक डेढ़ पेज से ज़्यादा लेटर नहीं लिखना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन में जनरली आप ये बात लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल वी नीड सम लैब आइटम्स फॉर आवर लैब, वी आर एन इमर्जिंग इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग एंड वी हर्ड अ लॉट अबाउट यू। अब जिस कंपनी को आप लिख रहे हैं उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दें, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और सब्जेक्ट मैटर जो है उसका इंट्रोडक्शन करवा दें। दूसरे पैराग्राफ में डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होगी। फॉर एग्जांपल आपको 4-5 लैब आइटम्स चाहिए तो आप उसमें मेंशन करते हैं वी नीड दीज लैब आइटम्स, उनकी स्पेसिफिकेशन और सब कुछ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा आइटम्स चाहिए तो आप दूसरे पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं कि वी नीड दिस आइटम्स, वी नीड प्राइस लिस्ट ऑफ द आइटम्स एंड द लिस्ट इज अटैच्ड। तो वो लंबा पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं, उसका पूरी की पूरी लिस्ट बना के आप उस लेटर के साथ अटैच कर देते हैं। तीसरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं या फिर प्रॉम्प्टिंग पैराग्राफ कहते हैं। कंक्लूड का मतलब है नतीजा निकालना और प्रॉम्प्ट का मतलब है किसी को पुश करना, उससे आपने ये पुश करना है कि वो रिस्पॉन्स दे। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में यूजुअली आपको कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड या वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आखिरी लाइन इस तरह की होती है और यहाँ पे कर्टसी लाजमी होनी चाहिए, काइंडली, प्लीज, इस किस्म का वर्ड होना चाहिए। तो ये जो है ये उसको प्रॉम्प्ट करता है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करे लेटर। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज आप योर्स ट्रूली लिख लें, योर्स सिंसियरली लिख लें, योर्स फेथफुली लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेकिन योर्स ओबिडेंटली नहीं लिखना है। योर्स ओबिडेंटली बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब आप योर्स लिख रहे होते हैं तो यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी, ये एपोस्ट्रोफी लगाना गलत है, ठीक है। ये आपके हो गए सारे पार्ट्स। अब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे और आपको बाकी चीज़ें भी पता चलेंगी जो आपके क्वेश्चन। अच्छा, अब 3 किस्म के फॉर्मेट हैं बेसिकली, कुछ लोग कहते हैं 4 भी। एक ब्लॉक है, एक मॉडिफाइड ब्लॉक है, एक सेमी ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक लेटर का फॉर्मेट ये होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपका आउटसाइड एड्रेस है ब्लॉक में, ये इसके स्टक हुआ नीचे हुआ है सर। सर जी नजर नहीं आ रहा, सर नहीं स्टक हुआ नजर हुआ है नहीं आ सर। रहा। नजर। अच्छा वेट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आ रहा है नजर? यस सर, यस अभी सर आ अभी रहा है सर। अच्छा, अब ये देखें, ये पहली किस्म है ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट में एक चीज देखें, सारी चीजें इधर लेफ्ट साइड पे अलाइन है, बिल्कुल कंप्लीटली इधर लेफ्ट साइड पे अलाइन है। अब ये देख लें जो आप पूछे थे आपको जवाब मिल गया। यहाँ पे ये आपका आउटसाइड एड्रेस है, इसके नीचे यहाँ डेट होती है, फिर एक लाइन छोड़ के ये आपका इनसाइड एड्रेस है, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है, जैसे मैंने आपको कहा है आगे अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है, ये आपकी सैल्यूटेशन आ गई डियर सर मैडम, फिर ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ और ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज योर स्टूडियो और नीचे सिग्नेचर है, ठीक है। ये सेमी ब्लॉक, ये ब्लॉक फॉर्मेट है। ब्लॉक इसे इसलिए कहते हैं ब्लॉक की तरह सब कुछ इसके लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं दूसरे फॉर्मेट पे, वो है मॉडिफाइड ब्लॉक। अब मॉडिफाइड ब्लॉक में ये आ गया कि आपका आउटसाइड एड्रेस राइट साइड पे चला गया, आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट साइड पे चला गया, बाकी सब आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन है। तो इसमें ये डिफरेंस है, ठीक हो गया। सर हम समझ आ? मॉडिफाइड ब्लॉक करते हैं सर, और सुन ले, ये डिपेंड करता है आपको, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी ना, ये एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल है, ज्यादातर ऑफिशियली यही चलता है। आपकी मर्जी, आप इसे चूज करें, आपकी मर्जी आप इसे चूज करें, या तीसरा आपसे डिस्कस करता हूँ, आपकी मर्जी। अक्सर औकात हमारी नॉर्मल डे राइटिंग में या जो आप ज्यादातर लिखते रहे लेटर्स, उनमें ये आपकी मजीद आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सही?
यस सर बिल्कुल। ये मजीद जो पूछ रहे हैं आप बता दें कि आवाज सही है। मजीद नहीं है सर, ये शेरखान जलाली है सर। अच्छा शेर खान जो पूछ रहे हैं बता दें, मैं कोई आंसर कर दूं, मुझे आवाज उनकी नहीं है। भी नहीं आ रही सर सर, मेरे आवाज ख्याल पता से नहीं सर क्या वो क्या है। बता रहा था कि कौन सा सर यूज होता है। वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको पता होने चाहिए ये तीनों फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा जी सर। दूसरा फॉर्मेट ये है सेमी ब्लॉक। अच्छा सॉरी ये तीसरा फॉर्मेट है। अब तीसरे फॉर्मेट में क्या हुआ देखें, पहले ब्लॉक से आप सिर्फ क्या किया था, आपने आउटसाइड एड्रेस और कम्प्लीमेंट्री क्लोज उठा के यहाँ ले गए थे, बाकी सब चीज़ें लेफ्ट साइड पे अलाइन थी, तो वो मॉडिफाइड हो गया था ब्लॉक। अब ये जो अब ये जो सेमी ब्लॉक है या जिसे इंडेंटेड भी कहते हैं, इसमें आपने क्या किया कि मॉडिफाइड ब्लॉक की तरह आपका आउटसाइड एड्रेस डेट और आपका ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। लेकिन इसमें यहाँ पे आपने लेफ्ट के मार्जिन से जहाँ पैराग्राफिंग की इस जगह से, वो आपने यहाँ से मार्जिन भी छोड़ा हुआ है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद दो किस्म की पंक्चुएशन होती है। एक सर तो नेट स्लो हो गया था सर, कोई समझ नहीं सर। नेट स्लो हो गया था सर जी, फिर कनेक्टिंग लिख गया था सर, फिर समझ नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलें ये रिकॉर्डेड होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं भी चीज़ें वाइंड अप कर लूँ, जो चीज़ नहीं समझ आई मुझे पूछें कोई चीज़। ठीक है सर, ठीक है। देखिए फिर सिंपली बता देता हूँ, पहले ब्लॉक लेटर है, ब्लॉक लेटर में सब कुछ इधर लेफ्ट साइड पे अलाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडिफाइड ब्लॉक है, मॉडिफाइड में भी सब कुछ इधर अलाइंड है, लेकिन सिर्फ आपका आउटसाइड एड्रेस डेट, आउटसाइड एड्रेस डेट और आपका जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो आपका इस राइट साइड पे आ गया। फिर आपका तीसरा जो सेमी ब्लॉक है उसमें भी आउटसाइड एड्रेस और डेट इस साइड पे है और कम्प्लीमेंट्री क्लोज उस साइड पे है, लेकिन उसमें ये भी आ गया कि यहाँ पे जो आप पैराग्राफिंग कर रहे हैं ना उसकी, वो आपकी यहाँ से मार्जिन आपने इतना इतना छोड़ दिया, ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर आप आ जाए पंक्चुएशन पे। यस सर। एक क्लोज पंक्चुएशन है, एक ओपन पंक्चुएशन है। क्लोज पंक्चुएशन को कहते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन, ठीक है, और ओपन पंक्चुएशन टर्मिनल पंक्चुएशन के अगेंस्ट है। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ जब आप, आसान बात बताऊँ, ये जब आप लेटर लिखते थे ना, इधर आप लिखते थे मिस्टर फलां, यहाँ कामा, यहाँ कामा और यहाँ फुल स्टॉप लगाते थे, ठीक है, ऐसे ही करते थे। फिर यहाँ कामा, यहाँ कामा, यहाँ फुल स्टॉप लगाते थे, फिर यहाँ पे जो है ना आप ये वाली लेकिन हर सूरत लगी है। तो वो जो टर्मिनल्स पे आप पंक्चुएशन करते हैं उसको टर्मिनल ओपन पंक्चुएशन कहा जाता है। वो अगर आप ना करें तो सॉरी उसको आप क्लोज पंक्चुएशन कहते हैं, और वो अगर ना कहें तो उसको ओपन पंक्चुएशन कहते हैं कि आपने उसे वहाँ पे सेट नहीं किया। ठीक हो गया, ये ओपन और क्लोज पंक्चुएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हुआ है, कि जो दो लोग आप आए हैं इन्हें कहना ही आए तो अच्छा ज़्यादा टाइम ज़्यादा। अच्छा जैसे आपको आसान सी बात बताऊँ, ये देखिए ये फॉर एग्जांपल आपने एक एड्रेस लिखा हुआ है, ये कंपनी है उसके बारे में, ये उसकी फॉर एग्जांपल आउट, तो यहाँ पे आपने जो कॉमा लगाया है, फिर यहाँ लगाया कॉमा, फिर यहाँ ये एड्रेस कंप्लीट हुआ है तो फुल स्टॉप लगाया है, इसको आप कहते हैं क्लोज पंक्चुएशन। और अगर ये इस तरह है, ये नहीं लगाया, तो इसको कहते हैं आप ओपन पंक्चुएशन, ठीक है। बाकी डिटेल इसमें पढ़े। तो ये आपका लेटर राइटिंग का कोई क्यूरी है तो पूछ ले, मैं क्विकली सीवी राइटिंग स्टार्ट करूँ। तलाल वगैरह आए हुए हैं? नहीं है सर, दलाल तो नहीं है। अच्छा सीवी आप किस लिए लिखते हैं अपने ख्याल में? सर जब हम किसी जगह पे मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते रिप्रेजेंट हैं ना, करने के लिए सर, उसमें अप्लाई किए जाने के लिए ठीक है, या जॉब के कि लिए भी आप हमारी अप्लाई क्वालिफिकेशन क्या है। यस सर। है, मेनली जॉब के लिए करते हैं। जॉब के लिए भी करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये आप पे डिपेंड करता है, आप ठीक है सर। ये मैं अब उसकी स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है, मीटिंग के अनुसार। अच्छा, बेसिकली सीवी करिकुलम विटाए है, ठीक है, जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ, ये मैंने लिखा हुआ है। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके एकेडमिक हिस्ट्री को और प्रोफेशनल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक स्नैपशॉट होती है, एक तस्वीर होती है आपके करियर की। ये इसके दो मकसद हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं, जॉब के लिए या एकेडेमिया के लिए, मेन क्वालिफिकेशन के इन्हेंसमेंट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। सीवी की तीन काइंड्स हैं बेसिकली, फंक्शनल सीवी, क्रोनोलॉजिकल सीवी और कंबाइंड सीवी। अब जो आपका फंक्शनल सीवी है उसमें मेन फोकस आपका होता है आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पे, बजाय इसके कि आप फोकस करें अपनी वर्क हिस्ट्री पे, ठीक है। तो फंक्शनल सीवी में आप ज़्यादातर अपनी स्किल्स वगैरह पे फोकस करते हैं, और फंक्शनल सीवी जो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से शुरू होता है, और आप किसी किस्म की जो स्किल्स आपने गेन की होती हैं वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल सीवी कौन से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, अब ये सवाल है। ये सीवी जिन्होंने बाज जल्दी जल्दी अपनी जॉब्स को चेंज किया, फ्रिक्वेंटली चेंज किया, वो इस सीवी को यूज़ कर सकते हैं, और जो आगे भी अपना करियर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, एक ही फील्ड में या फील्ड में स्लाइटली वेरी करते रहते हैं, वो फंक्शनल सीवी करते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। और ये फंक्शनल सीवी बेसिकली जिनके वर्क में कंसिस्टेंसी नहीं होती वो लोग यूज़ करते हैं, और वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये यहाँ पे आपका स्किल्स पे फोकस हो जाता है, और आपकी बहुत सारी जो अगर आपके गैप्स आ गए हैं आपके करियर में, तो उन गैप्स को आप छुपा लेते हैं। आप एक उसूल याद रखना सीवी का है कि आप अपनी वीकनेसेस को हाइड करते हैं और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल सीवी और रिज्यूमेस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरी बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। इसमें बेसिकली आपका फोकस होता है कि अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस पे आप फोकस कर रहे होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो दूसरा सीवी है उस पर अगर आप आ जाए क्रोनोलॉजिकल, उसमें आपकी हिस्ट्री होती है, एजुकेशनल हिस्ट्री, उसमें आप एक किस्म का सीक्वेंस वाइज डेट वाइज चल रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शनल सीवी जो है ये क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री पे नहीं फोकस कर रहा होता। क्रोनोलॉजिकल क्या है, यानी कि हिस्टोरिकल, एक काम 2000 में हुआ, 2001, 2, 3, 4, 5 इस तरह, ये आप बल्कि ज़्यादा इसका फोकस आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ पे होता है, ठीक है। फिर जिसमें आप हर मरतबा अपनी किसी खास किस्म के प्रोजेक्ट, टास्क या असाइनमेंट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं और एक ब्रीफ सी वर्क हिस्ट्री देते हैं, जबकि इसके ये एक एग्जांपल इसकी केवल है। ये देखिए, अब देखिए और क्वालिफिकेशंस आ गई, बैकग्राउंड मैनेजिंग डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। अब ये देखिए, ये एक स्किल है, उसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अर्बन प्लानिंग प्रोग्राम, अगेन स्किल को बता रहा है। फिर नीचे एक्सपीरियंस आ गया। फिर ये देखिए, इस पे सारा फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे है, मैनेजमेंट स्किल्स पे है। फिर थोड़ी सी उसने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिस्कस की, और अगर आपकी हिस्ट्री में गैप्स हैं, इसकी हिस्ट्री में गैप्स नहीं है, यहाँ पे देखें 2012 से 14, 14 से 18, अगर आपके गैप्स हैं तो आप ये गैप्स को हटा के भी बता सकते हैं कि जहाँ पे आपका, ये देखें सीनियर प्रोसेस इंजीनियर, यहाँ पे आपकी स्किल बता रहा है कि प्रोसेस इंजीनियर के तौर पे काम किया, तो ये स्किल बेस पे होता है, ठीक है। फिर ये आपकी एजुकेशन आ गई, 1 पेज वाला है, तो ये ऐसे है, इसको आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको सेंड कर। अगर आप सीनियर लेवल पे कर रहे हैं तो ऑपरेशंस मैनेजर है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट, ये इसको आप देख लीजिएगा। अब आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका फंक्शनल सीवी है वो आपका स्किल बेस्ड है, क्रोनोलॉजिकल आपका हिस्टोरिकल सीवी है, यानी कि अगर आपके एजुकेशन में, आपके करियर में आप कंसिस्टेंट रही हैं, आपके गैप्स नहीं हैं बीच में, तो फिर बेहतर है आप क्रोनोलॉजिकल सीवी को डालते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीवी आपकी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री को और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हिस्टोरिकल ऑर्डर में, रिवर्स हिस्टोरिकल ऑर्डर में, आपने बीएस किया है तो पहले बीएस, फिर उसके बाद आपकी एफएससी, फिर मैट्रिक, इस हालत में।
फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल 2020 में जो एक्सपीरियंस है पहले वो, फिर 2019 का एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें गैप नहीं होगा, वो इस सिचुएशन में चलेगा। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी। अच्छा, ज़्यादातर जॉब्स के लिए क्रोनोलॉजिकल सीवी को प्रेफर किया जाता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इससे एक बंदे की कंसिस्टेंसी का पता चलता है। लोग ज़्यादातर इनकंसिस्टेंट बंदे को जो है प्रेफर नहीं करते। लेकिन उसमें एक इशू ये भी है कि आप अगर थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे हैं तो आप फंक्शनल सीवी को जब अडॉप्ट करेंगे तो फंक्शनल सीवी में आपकी स्किल्स की तरफ वो से ले जाएगा, तो वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको। ठीक है, ये किसने शरारत शुरू की है? अच्छा, आपने अचीवमेंट्स वगैरह की हुई हैं तो फिर आप फंक्शनल सीवी पे चले जाएंगे। ये देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क हिस्ट्री है आपकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका एक्सपीरियंस एक ही जगह पे 15 साल से ज़्यादा हो गया तो 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस 15 एक साल तक दिखा दें, 10-15, ज़्यादा ना बताएं, नहीं तो फैक्टर ऑफ एज जब आ जाएगा लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा बुरा हो गया, बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना इंजीनियर है, अपडेट नॉलेज नहीं है इसके पास। ठीक हो गया। फिर ये इसका भी मैंने आपको दिए हुए ये फॉर्मेट आप देख लें तो ये देखें 2012 से 14, 2008 से 12, ये रिवर्स ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली आपका सीवी चल रहा है। ठीक है, मैनेजर के तौर पे काम किया 2014 से अब तक, फिर 2012 से 2014 का ये आ गया, 2008 से ये आ गया, फिर ये इसकी क्वालिफिकेशंस आ गई, तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक सीवी होता है कंबाइंड, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। इसमें आप क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है आपके गैप्स हैं तो आप फंक्शनल को अडॉप्ट करके फंक्शनल की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे लगता है नहीं है तो आप क्रोनोलॉजिकल की चीज़ों अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सियाद खान साहब को पाने की ज़रूरत है। अच्छा, 1-1.5 मिनट रह गया इसका। आखिरी बात ये है कि सीवी में जो कंटेंट्स होते हैं वो 6 हैं। ठीक है, पहला है ओपनिंग सेक्शन जिसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा आपकी अचीवमेंट है, पांचवा आपके पर्सनल बायोडाटा और छठा आपका रेफरेंसेस है। इसको अब आपने जो क्रोनोलॉजिकल पढ़ा है, जो फंक्शनल पढ़ा है, इसके हिसाब से आप इसकी प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें आप अपने एक्सपीरियंस को या क्वालिफिकेशन को जो जब ज़्यादा हो जाती है ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें इससे रिलेटेड 2 लेक्चर्स मेरे इंग्लिश में अपलोडेड हैं, उनको भी आप देख लें और फिर भी कोई क्यूरी रह जाती है तो मुझे पूछ लें। ये आपके टॉपिक्स हो गए हैं पूरे। कोई क्यूरी है तो कोई क्लिप पूछे, 1 मिनट रह गया। कोई क्यूरी नहीं है? सर डिटेल से देख लेंगे सर, तो फिर आपसे